हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग का आरएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे भूगोल, जो क्लास 10 का है, और चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे, निर्माण उद्योग पढ़ाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? निर्माण उद्योग है। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 और एकदम देहाती भाषा में, एकदम आसान भाषा में आप लोग को सिखाएंगे कि आप लोग को बुढ़ारी तक एकदम एक क्वेश्चन सारा जितना हम पढ़ाएंगे आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निर्माण उद्योग क्या होता है और भूगोल में चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? निर्माण उद्योग है। ठीक है, निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग निर्माण कहने का मतलब कि कोई चीज़ आविष्कार करना, कोई चीज़ निर्माण करना। उद्योग मतलब क्या होती हैं? कंपनियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हुआ। ठीक है, जैसे कि निर्माण मतलब कोई चीज़ का आविष्कार करना, कोई चीज़ का विकसित करना। ठीक है, वो निर्माण होता है। और उसके बाद उद्योग मतलब क्या हो जाएगा? कंपनियां हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बी निर्माण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर क्या है? बी निर्माण से आप क्या समझते हैं, इसको हम देखेंगे। तो देखिए, कच्चे माल से पका माल तैयार करना ही बी निर्माण कहलाता है। इसे वस्तु निर्माण भी कहा जाता है, जो किसी भी उद्योग के आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होता है। किसी भी उद्योग के आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु होता है। जैसे कहने का मतलब कच्चा माल, जैसे कि कच्चा माल का कहने का मतलब कि गन्ना हो गया। ठीक है, गन्ना जिसको हम ऊख बोलते हैं, गन्ना हो गया, वो हमारा क्या है? कच्चा माल। अब देखिए गन्ना से क्या मिलता है? तो चीनी बनता है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा क्या चीज? पक्का माल हो गया। ठीक है, तो कच्चा माल कहने का मतलब गन्ना हो गया। अगर पक्का माल का अगर बात करें तो वो हो जाएगा चीनी हो जाएगा, क्योंकि गन्ना से क्या बनता है? चीनी बनता है। तो देखिए, कच्चे माल से पक्का माल तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। मतलब ऊख से अगर चीनी निर्माण करते हैं तो क्या होगा? विनिर्माण होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? विनिर्माण कहेंगे। ठीक है, इस वस्तु क्या है? इसे वस्तु निर्माण भी कहा जाता है, जो किसी भी उद्योग के आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में आधुनिक मतलब इस समय औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना 1854 से हुआ था। जूट का पहला कारखाना सन 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। ठीक है, देखिए जो हमारा क्या है, प्रारंभ में सूती कपड़े का जो आविष्कार हुआ, मिल बैठाया गया। ठीक है, मिल बैठाया गया, तो वो कहाँ बैठाया गया? मुंबई में बैठाया गया। और कब बैठाया गया? तो 1854 में बैठाया गया। ठीक है, और जूट का पहला कारखाना सन 1855 में कहाँ बैठाया गया? तो कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ठीक है, के निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। जैसे कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, लौह से अयस्क, लोहा एवं इस्पात, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? विनिर्माण बोलते हैं। आशा करते हैं कि विनिर्माण आपको समझ में आ गया होगा। विनिर्माण क्या होता है कि किसी चीज़ से किसी का आविष्कार करना, वो क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, उद्योग के 3 स्थानीकरण कारक को लिखें। तो देखिए, स्थानीकरण कारण के लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे उद्योगों के 3 स्थानिक कारक निम्नलिखित हैं। पहला हो गया कच्चा माल। किसी भी उद्योग के आर्थिक विकास के लिए कच्चा माल का होना अति आवश्यक है। मतलब किसी भी चीज़ का अगर विकास करना है तो कच्चा माल की होना आवश्यक है। जैसे कहने का मतलब कि तेल का अगर बात करें तो तेल का बात करें तो तेल हो गया, सरसों हो गया। सरसों अगर नहीं रहेगा तो हमारा तेल का आविष्कार नहीं होगा। जैसे कि हो गया सूती कपड़ा हो गया, क्या हो गया? सूती कपड़ा, तो ये हो गया रेशम हो जाएगा। जैसे कि कहने का मतलब कपास से कपड़ा बनता है, कपास नहीं रहेगा तो कपड़ा नहीं बनेगा। तो यही हो गया हमारा क्या चीज़? कच्चा माल। तो किसी भी उद्योग के आर्थिक विकास के लिए कच्चा माल का होना अति आवश्यक है। ठीक है, दूसरा का क्या हो गया?
दूसर का हो जाएगा पूंजी माल। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए, मशीन खरीदने के लिए पूंजी का ज़रूरत होना चाहिए। मतलब किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, मशीन खरीदने के लिए रुपया मतलब पैसा का होना आवश्यक है। तो यही लिखा है पूंजी माल। तो किसी भी उद्योग को चलाने के लिए, मशीन खरीदने के लिए पूंजी का ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा का हो गया शक्ति के साधन। मशीनों को चलाने के लिए शक्ति के साधन होना अति आवश्यक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, किरोसिन और कोयला, विद्युत। ये सब मतलब मशीन के चलाने के लिए ये सब का मतलब ज़रूरी होना चाहिए, मतलब शक्ति का साधन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हमारा मशीन सारे चलेंगी। मशीनों को चलाने के लिए शक्ति के साधन होना अति आवश्यक है, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल से चलेगा, फिर डीजल हो गया, किरोसिन तेल हो गया, कोयला हो गया, विद्युत हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। उद्योग के 3 स्थानीयकरण को लिखें। तो ये हो गया कच्चा माल हो गया, कच्चा माल में ए लिख देंगे, पूंजी माल में ए लिख देंगे और उसके बाद शक्ति के साधन में ए लिख देंगे। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए उद्योग का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण मतलब मशीन का वर्गीकरण, मतलब कंपनियों का वर्गीकरण करना है। तो उद्योगों का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर किया जा सकता है। पहला हो गया श्रमिक के आधार पर। श्रमिक के आधार पर तो बड़े पैमाने का उद्योग मतलब बड़ा कंपनी होगा, तो बड़े पैमाने पर उद्योग का अगर बात करें तो जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिकों और पूंजी का प्रयोग होता है, उसे अधिक उत्पादन होता है, उन्हें बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं। जैसे सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जैसे कि बड़े पैमाने पे उद्योग का अगर बात करें तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बड़े पैमाने पर उद्योग बोलेंगे। तो ये क्या लिखा है, जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिकों मतलब बहुत सारे श्रमिकों कहने का मतलब कि मजदूरों काम करे, बड़ी ही मात्रा में काम करे और पूंजी का प्रयोग हो तथा अधिक उत्पादन हो, तो उन्हें बड़े पैमाने का उद्योग कहा जाता है। सूती कपड़े का उद्योग, पटसन उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए माध्यम पैमाने का उद्योग का अगर हम बात करें तो जब उद्योग में न तो बहुत अधिक श्रम होना चाहिए और नहीं मतलब ज़्यादा उत्पादन नहीं होना चाहिए, बस लिमिट भर होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मध्यम पैमाने पर उद्योग। तो जब उद्योग में न तो बहुत अधिक श्रमिक का प्रयोग होता है और न ही बहुत उत्पादन होता है, तो उन्हें माध्यम पैमाने पर उद्योग कहते हैं। जैसे कि साइकिल हो गया, रेडियो हो गया और टीवी जैसे उद्योग को इस वर्ग में रखा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए छोटे पैमाने पर उद्योग का अगर हम बात करें तो ये हो गया ग्रामीण, लघु तथा घरेलू उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग है जो परिवारों के सदस्यों तक ही सीमित रहता है। इसमें परिवार के सदस्य मिलकर सरल विधियों से वस्तु निर्माण करते हैं, जिसे पूंजी भी बहुत कम लगाई जाती है। जैसे कि आभूषण हो गया, फिर उसके बाद आभूषण निर्माण तथा हस्तलिप उद्योग ये होता है। हस्तलिप मतलब हाथ से काम करना। ठीक है, उद्योग तो ये होते हैं छोटे पैमाने में आते हैं। ठीक है, आभूषण करने का मतलब कि सोना चांदी जो होता है, तो ये ज़्यादा मतलब श्रमिक का आवश्यकता नहीं होता है और ज़्यादा खर्चा ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए कच्चे माल के आधार पर, देखिए कच्चे माल के आधार पर भारी उद्योग। ठीक है, भारी उद्योग क्या होता है, इन उद्योग में भारी उद्योग माल का प्रयोग जिसमें विनिर्मित वस्तु भी भारी होती हैं, जैसे कि लोहा, इस्पात ये सब हो गया, जैसे कि लोहा हुआ हो गया, ये सब क्या है, भारी उद्योग में होते हैं। भारी उद्योग मतलब भारी कंपनी में होता है। ठीक है, कच्चे माल के आधार पर। ठीक है, अब हल्के का अगर हम बात करें तो इस वर्ग के उद्योग में हल्के कच्चे माल का प्रयोग होता है, जिसे हल्के माल का निर्माण करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा सिलाई मशीन का अगर बात करें तो ये हल्का क्या है,
हल्का हल्का चीज़ का उपयोग करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि तार हो गया, फिर उसके बाद बल्ब हो गया, ये सब क्या है, हल्का हल्का उपकरण है, ठीक है। तो इसका निर्माण करता है हल्के उद्योग वाला, ठीक है। तो इस वर्ग के उद्योग में हल्के कच्चे माल का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, जिसे ये हल्के माल का निर्माण कहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया उपकरण तथा सिलाई मशीन उद्योग हो गया, ठीक है। चलिए, अब स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक उद्योग, इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। इस संचालक सरकार स्वयं करती है। दुर्गापुर सिलाई भिलाई दुर्गापुर भिलाई राउरकेला के लोहा इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं, ठीक है। सार्वजनिक कहने का मतलब क्या होता है कि जो अपने आप, सार्वजनिक कहने का मतलब कि इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित होते हैं और इसका संचालन सरकार ही स्वयं करता है, मतलब सरकार के द्वारा जो चीज़ होता है उसको हम बोलते हैं सार्वजनिक करते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, ठीक है। चलिए, निजी उद्योग का अगर हम बात करें तो निजी मतलब होता है पर्सनल, निजी मतलब होता है पर्सनल उद्योग। तो वे उद्योग जिसका स्वामित्व किसी खास व्यक्ति के लिए कंपनी के द्वारा किया जाता है, जिसे निजी उद्योग कहा जाता है। जैसे साइकिल हो गया, कपड़ा हो गया, औषधि बिस्कुट हो गया, औषधि बिस्कुट मतलब खाने वाला बिस्कुट हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, निजी क्या है, उद्योग है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, जब उद्योग में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान हो तो उसे संयुक्त अवस्था या सहकारी उद्योग कहा जाता है, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल दूध गुजरात में, ये सब क्या है, संयुक्त अथवा सहकारी। सहकारी मतलब कि जो शाकाहारी हो, ठीक है। तो ये जैसे कि जो कंपनी शाकाहारी का निर्माण करती है तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त या सहकारी उद्योग बोलते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, तेल हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, चीनी हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, अमूल दूध हो गया, ये सब क्या हैं, सहकारी उद्योग में उपयोग होता है, ठीक है, प्रयोग होता है, यूज। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्वजनिक उद्योग, एक होता है निजी उद्योग, एक होता है सहकारी उद्योग। तो देखिए, तो वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार में के हाथों में होती है, जिसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। मतलब अपना राज्य का जो सरकार है उसके हाथों में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वजनिक उद्योग बोलते हैं। जैसे कि भारतीय रेल, ठीक है, ये क्या है, अपने राज्य का सरकार के हाथ में। लौह इस्पात मतलब लोहा का निर्माण करना अपने राज्य की अथु है। जहाज निर्माण, भिलाई इस्पात, राउर केला इस्पात, ठीक है। ये सब क्या हैं, सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं, इसमें आ जाएंगे सार्वजनिक, ठीक है, जो सरकार के हाथ में होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, निजी का अगर हम बात करें तो निजी उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व किसी खास व्यक्ति के लिए किया जाता है, किसी खास व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा, देखिए, वे उद्योग जिनका स्वामित्व किसी खास व्यक्तियों कंपनी के द्वारा किया जाता है, जिसे निजी उद्योग कहा जाता है। जैसे साइकिल, कपड़ा, औषधि बिस्कुट इत्यादि। सहकारी का बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या सरकारी समिति के द्वारा जो उद्योग स्थापित किया जाता है, जिसे सहकारी उद्योग कहते हैं, ठीक है। चलिए, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, देखो, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र, जूट, रेशम और ऊनी वस्त्र तथा खाद्य तेल कृषि के प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग, ठीक है। ये सब देखें, सूती हो गया, एक कच्चे माल पर सूती वस्त्र हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया और ऊनी वस्त्र हो गया, खाद हो गया, तेल हो गया, कृषि से
जो प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या चीज़, कच्चे माल पर आधारित, ये सब कच्चे माल पर आधारित होते हैं। अब देखिए सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण करें, वर्णन करें। देखिए सूती वस्त्र का उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें, मतलब कंपनियों का वर्णन करें। तो देखिए उत्तर में लिखा है कि भारत में आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई, ठीक है। लेकिन यह मिल कुछ समय बाद बंद हो गई, ठीक है। और वास्तविक पहली सफल मिल मुंबई में सन 1854 ईस्वी में कावस जी नाना भाई डाबर ने लगाई, और इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि भारत में पहला स्थापना सूती मिल की स्थापना हुई 1818 ईस्वी में, और कहाँ हुई, तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर हुआ। फिर उसके बाद वो कुछ दिन के बाद बंद हो गया, तो फिर उसके बाद कहाँ गया, वास्तविक पहली सफल क्या हो गई, सफल कहाँ हुई, तो 1854 में हुई और मुंबई में हुआ, ठीक है। और किसने लगाया था, तो कावस जी नाना भाई डाबर ने लगाई, और इसके बाद भारत में आधुनिक वस्तु उद्योग का विकास होने लगा, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है, ठीक है। मतलब सूती वस्त्र उद्योग मतलब सूती वस्त्र कंपनी आज भारत का सबसे बड़ा उद्योग कंपनी है, मतलब बड़ा उद्योग है। यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। 2006 से 2007 के अनुसार देश में लगभग 1600 सूती और कृत्रिमी वस्त्र बनाने वाली मिलें हैं, जिसमें 80% मिल निजी क्षेत्र में है और सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र में है। परंतु आज देश की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में केंद्रित हैं, ठीक है। ज़्यादा हमारा क्या है, कपड़ा का जो मिल है ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद तमिलनाडु में ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। भौगोलिक दशाएं, देखिए कच्चा माल, कपास को इस उद्योग का कच्चा माल कहा जाता है। सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र और गुजरात है, ठीक है। अब देखिए बंदरगाह, इसके माध्यम से कच्चे माल का आयात निर्यात आसानी से पूर्वक होता है, मतलब ले आने जाने का आसानी से होता है, ठीक है। आयात निर्यात कहने का मतलब क्या होता है कि आने जाने का बंदरगाहों द्वारा आयात निर्यात होता है, जैसे कि ले ढोने का काम होता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से कच्चे माल का आयात निर्यात आसानी से पूर्वक होता था। अब देखिए शक्ति के साधन, सूती वस्त्र उद्योग चलाने के लिए शक्ति का साधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, विद्युत कहने का मतलब लाइन इत्यादि होना आवश्यक है, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव, ठीक है। ये है हमारा क्या है, सूती कपड़ा का मतलब ज़्यादा है मिल। अब उसके बाद देखिए गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट और पोरबंदर, ठीक है, ये ज़्यादा हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्री रामपुर हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मोदी नगर ये हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास में हैं सारे। फिर तमिलनाडु का अगर बात करें तो कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरै प्रमुख सूती का उद्योग हैं। तो मतलब ये जो हमारा इस जो क्षेत्र है इसमें कहाँ है, तो ये सब का नाम दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है, कहाँ सूती कपड़े का मिल बैठाया गया है।
ठीक है। तो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ है, तो ये सब नाम दिया है, ठीक है। गुजरात का अगर बात करें तो ये सब पूरा नाम दिया है, ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल का बात करें तो ये सब हमारा क्या है नाम। उत्तर प्रदेश का तो ये सब हमारा क्या है, जगह का नाम है। उत्तर प्रदेश में ये जगह का नाम हो गया, कानपुर हो गया, मुरादाबाद, आगरा, मोदीनगर, ये सब है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरै प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं कि भारत में जूट उद्योग का निर्माण मतलब वर्णन करें। भारत में जूट उद्योग का वर्णन करना है, मतलब जूट कंपनी का क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग भारत का दूसरा महत्वपूर्ण वस्त्र है उद्योग है। कच्चे जूट और जूट के बने सामान के उद्योग में भारत का संसार से पहला स्थान है। भारत में जूट के 77 कारखाने हैं, जो हमारा क्या है 2006 से 2007 में 69 मिले पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में 80% तथा आंध्र प्रदेश में 10% जूट का सामान तैयार होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में 80%, लेकिन आंध्र प्रदेश में 10% जूट का सामान तैयार होता है। शेष जूट का सामान बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में तैयार किया जाता है, ठीक है। देखिए जूट उत्पादन क्षेत्र की निकटता, सस्ते जल परिवहन, कच्चे जूट को संसाधित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता इत्यादि। इसके अतिरिक्त सस्ते श्रमिकों, बैंकों और बीमा सुविधाजनक तथा निर्यात के लिए बंदरगाह सुविधाजनक ने जूट उद्योग को यहाँ संकेंद्रित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। आज यह उद्योग लगभग 2.61 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराता है, मतलब रोजगार को दिलाता है, ठीक है। अब देखो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस और अरब देश और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया भारतीय जूट उत्पादन के प्रमुख ग्राहक हैं। मतलब ये सब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, कनाडा, रूस, अरब देश और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया भारतीय जूट उत्पादन का प्रमुख ग्राहक है। मतलब ये सब खरीदते हैं, ये सब मतलब जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का वर्णन करें। ऊनी वस्त्र उद्योग का वर्णन करें तो ऊनी वस्त्र जैसे कि जानवरों से मतलब बनता है ऊनी वस्त्र। तो यहाँ से पढ़ेंगे क्या लिखा है कि देश के सबसे पुराने वस्त्र उद्योग में हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्र पंजाब सकेंद्रक पंजाब और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में है। धारीवाल लुधियाना हो गया, अमृतसर पंजाब के प्रमुख केंद्र हैं। महाराष्ट्र में मुंबई इसका सबसे बड़ा केंद्र है। बीकानेर और जयपुर राजस्थान अन्य वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर तथा कर्नाटक में महत्वपूर्ण केंद्र है। इस समस्याओं के बावजूद भी आज भारत विश्व में उनका सतवां सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब 7वां नंबर पाता है भारत, किसका, तो ऊनी वस्त्र का मतलब निर्माण करता है। और विश्व के कुल उत्पादन का 1.8% का योगदान करता है भारत, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए पश्मीना ऊन क्या होता है, तो एक विशेष नस्ल की बकरियों का बालों
रोएं एवं तैयार किया जाता है, जो बहुत ही नरम और मुलायम होता है और अति गर्मी प्रदान करता है, मतलब बहुत गर्मी प्रदान करता है। ये बकरियां कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों बंगलौर भी देश के ऊनी वस्त्र उद्योग में उद्योग के में गुजरों द्वारा पाला जाता है, ठीक है। गुजरों द्वारा पाला जाता है, गुज्जर एक होते हैं, मतलब कास्ट का होते हैं गुज्जर, तो उसके द्वारा ये सब पाला जाता है। अब देखो, अंगूरा का ऊन खरगोश के रोएं से प्राप्त किया जाता है। अंगूरा का ऊन खरगोश के रोएं से प्राप्त किया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब देखिए, भारत में रेशम, ये हो गया हमारा क्या चीज़, भारत में रेशम वस्त्र उद्योग का निर्माण करें, वर्णन करें, ठीक है। भारत में रेशम वस्त्र उद्योग का वर्णन करें, भारत में रेशम वस्त्र का। तो भारत प्रारंभ से ही रेशम से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है, विश्व में प्रसिद्ध रहा है। देश में 4 प्रकार के रेशम, मलबरी, तरस, इरी और मूंगा पैदा की जाती है। भारत में रेशम की लगभग 90 मिलें हैं। 90% से अधिक रेशम उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर राज्यों में होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। कर्नाटक में बंगलोर, कोलार और मैसूर और बेलगांव। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और मुशीराबाद और बोकुरा। जम्मू कश्मीर में अंतगामा, बारामूला तथा श्रीनगर रेशम के प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर कृत्रिमी वस्त्र, मतलब जो कृत्रिमी मतलब बनाया जाता है वस्त्र। तो देखिए, कृत्रिमी वस्त्र का अगर बात करें तो कृत्रिमी वस्त्र उद्योग के कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है। इस वस्त्र का हमारे वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। ये मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। वस्तु में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए इन्हें प्रायः प्राकृतिक रेशों जैसे कपास, रेशम और ऊन के साथ मिलाया जाता है, और इस उद्योग का केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और राज्यों में अधिक विस्तार हुआ है, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, ग्वालियर और कोलकाता कृत्रिम वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ये क्या है, तो कृत्रिम उद्योग कहने का मतलब कि जो चीज़ हाथे से बनाया गया है, तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज़, कृत्रिम वस्त्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कृत्रिम वस्त्र बोलेंगे, ठीक है। और कृत्रिम वस्त्र में अधिक गुणवत्ता होती है और मजबूत भी होते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, चीनी उद्योग का अगर हम बात करें तो भारत संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्तमान समय में यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों का प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कच्चे माल में मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है, ठीक है। आधुनिक आधार पर इस उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार के सारण जिले में मौड़ा में एक चीनी मिल की स्थापना की गई, और चीनी मिल गन्ने के उत्पादक क्षेत्र में स्थापित की जाती है।
8वें, देशों में चालू चीनी मिलों की स्थापना 615 थी, जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र में 134 से अधिक मिलें। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, चीनी उद्योग बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे से हम स्टार्ट करेंगे, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आज से यहीं तक वीडियो हमारा समाप्त होता है और आगे वीडियो में हम आपको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो उपभोक्ता उद्योग से आप लोग को स्टार्ट करेंगे। उपभोक्ता उद्योग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में हम आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना है और सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा देना है, क्योंकि जो भी अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं, डालते हैं, तो आप लोग को आसानी से मिल जाए और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब कि कौन कहता है, जैसे कहने का मतलब कि अगर बात करें, कौन कहता है कि मतलब मेहनत नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए, मेहनत पर दुनिया ही कायम है। ठीक है, मेहनत करेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी, बिना मेहनत के कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। ठीक है, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। कामयाबी मेहनतों से होती है, लापरवाही से नहीं। ठीक है, तो कामयाबी कीजिए, मतलब मेहनत कीजिए, लापरवाही मत कीजिए, कामयाबी अपने आप मिलेगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।